नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 6 सितंबर की क्लास। एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है टाइम टू डिसाइड। देखिए, टाइम टू डिसाइड का मतलब है कि तय करने का समय आ गया है ना। टाइम टू प्ले, खेलने का समय हो गया है। टाइम टू स्टडी, पढ़ने का समय हो गया है। टाइम टू डिसाइड मतलब तय करने का समय हो गया है। किसको लेकर लिखा गया है? द हिमालयन रीजन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। हिमालयन क्षेत्र जो है उसको लेकर लिखा गया है। इसमें रीजन है नाउन, हिमालयन एडजेक्टिव, दैट डिटरमिनर है। ऑन वगैरह के इस मुद्दे पर लिखा गया है। तो जब भी सब्जेक्ट की बात आप करते हो ना कि इस सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करेंगे, उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एडिटोरियल है हिमालयन रीजन को लेकर, हिमालय क्षेत्र को लेकर, और इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग का मतलब वहन करने वाली जो चीज़ है उसको कैरिंग बोलते हैं। रीजन का मतलब है क्षेत्र, कैपेसिटी मतलब है क्षमता। तो इसकी जो वहन क्षमता है, इस क्षेत्र की जो वहन क्षमता है कि कितना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को झेल पाएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, उसको लेकर लिखा गया है। तो हिमालय क्षेत्र और इसकी वहन क्षमता को लेकर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत ढांचों का विकास, मतलब सड़कें बनानी है, मकान बनाने हैं, इंडस्ट्रीज बनानी है, ये सब डेवलपमेंट को बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन द हिल्स, पहाड़ियों में, कैन नॉट बी द सेम, वो वैसा ही नहीं हो सकता एज इन द प्लेन्स, जैसे कि मैदानी भागों में होता है। मैदानी भागों में तो चाहो जितना आप निर्माण कर लो, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तो बड़ी रिस्क है। यहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को आपको मिल सकता है, यहाँ पे आपको पत्थर गिर सकते हैं, नुकसान पहुँच सकता है, जान माल की हानि हो सकती है। इसीलिए लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है हिल्स में, वो डेवलपमेंट कैन नॉट बी, नहीं हो सकता सेम, वैसा ही जैसा कि कहाँ पे, मैदानी हिस्सों में होता है। अब मैं बता दूं आपको कि इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से। जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं यहाँ लिखूंगा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उन सब का स्क्रीन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से प्राप्त होगा। टेलीग्राम चैनल एक और अपना चल रहा है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से। वहाँ पर पर डे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर आप नए हैं तो पहले दिन से लेकर आज तक के क्वेश्चंस को सोल्व करते चलिए। एक भरपूर प्रैक्टिस का मटेरियल वहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, बात रही इसके वर्ड लिस्ट की, वो भी आपको अलग से प्रोवाइड करवा दी गई है टेलीग्राम चैनल पर, वो सब सुबह ही प्रोवाइड आपको हो जाता है। आइए डिस्कस करते हैं। और एक और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो शुभकामनाएं प्रेषित की हैं शिक्षक दिवस की, उस सभी के लिए आप सभी का आभार। और चूँकि एक अच्छा विद्यार्थी ही एक अच्छा टीचर बनाता है, चूँकि आप बहुत बेहतर हैं इसीलिए आप मुझे बेहतर मानते हैं, तो आप ऐसे ही बेहतर बने रहिए, मेहनत करिए। सिलेक्शन, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन लीजिए जल्द से जल्द। अदरवाइज़ आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश सीखिए। जो हमारा मकसद है चैनल पर जुड़ने का, वो पूरा होना चाहिए और ज़िंदगी में नए नए मुकाम हासिल करिए। इन्हीं सब शुभकामनाओं सहित आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द डिस्ट्रक्शन रीक्ड बाय द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया इन ऑगस्ट। डिस्ट्रक्शन का मतलब तबाही या विनाश। रीक्ड का मतलब लिख लो। रीक जो शब्द है यहाँ पे, ये वर्ब है। इसका मतलब क्या है? रीक का मतलब है, आप इसको कोज कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो गिव राइज टू कह सकते हो, क्रिएट कह सकते हो। किसके कारण हुआ है? वैसे तो नुकसान पहुंचाने को भी रीक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कारण बनना। तो जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, किसके कारण डिस्ट्रक्शन हुआ है? फ्लड्स, बाढ़ के कारण। कहाँ पर बाढ़ आई? नॉर्थ इंडिया में। कब की बात है? अगस्त की। अब ये जो डिस्ट्रक्शन है, इसकी वर्ब आपको दे रखी है यहाँ पे, हैज इवोक्ड। इवोक का मतलब भी वही है जो अभी हमने देखा है, किसका? रीक का। इवोक वैसे होता है ब्रिंग टू माइंड, कॉल टू माइंड, है ना, लेकिन यहाँ पे जो मतलब इसका निकल रहा है वो है क्या? कोज, कारण बनना। तो ये कारण बना है किसका? कंसर्न का, चिंता का। एट द हाईएस्ट लेवल्स मतलब उच्चतम स्तर पर चिंता करने की जरूरत है। तो डिस्ट्रक्शन में दैट डिटरमिनर है, डिस्ट्रक्शन नाउन है। रीक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, इसकी विशेषता बता रहा है। वो तबाही जो हुई किसके चलते? बाढ़ के कारण। बाढ़ यहाँ पे नाउन है, दैट डिटरमिनर है, बाई प्रेपोजिशन है। किस में? नॉर्थ इंडिया में। कब? अगस्त में। अब जब मंथ की बात आप करते हो या ईयर की बात करते हो, और पर्टिकुलरली उसी मंथ या उसी ईयर की बात आप करते हो, तो इनका प्रयोग किया जाता है। तो जो तबाही बाढ़ के चलते बाढ़ के चलते हुई है अगस्त में, उस तबाही ने क्या किया है? चिंता पैदा कर दी है। किस पर? हाईएस्ट लेवल्स पर, जो उच्चतम स्तर पर लोग बैठे हैं, हाईएस्ट लेवल्स जो हैं
वहाँ पर उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, लास्ट मंथ एडवर्ब होगा क्योंकि टाइम बता रहा है, जो भी टाइम बताने वाले शब्द होते हैं वो सब एडवर्ब्स होते हैं। तो लास्ट मंथ हुआ ये कि ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़। अब एक बेंच, एक पीठ जो कि किसने हेड की थी, भारत के जो चीफ जस्टिस हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने हेड की थी। अब ये बेंच की वर्ब है वो हेड है। याद रखिए जब हेडेड बाय आता है किसी सेंटेंस में तो आपको पहले वाला शब्द देखना पड़ता है, इसकी वर्ब हम देख रहे हैं हेड, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका सब्जेक्ट नहीं है। समझ रहे हो बात? क्यों नहीं है सब्जेक्ट? क्योंकि हेडेड बाय है और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल फ्रेजेस जो होती हैं उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, हमें चाहिए सब्जेक्ट किसी क्रिया को लगाने के लिए, सब्जेक्ट होगा बेंच। तो पिछले महीने, ये तो हो गया टाइम, पास्ट की बात कर रहे हैं, एडवर्ब है। पिछले महीने हुआ क्या, एक पीठ जो किसने हेड की थी, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने हेड की थी। इस बेंच ने सजेस्ट किया था, पास्ट परफेक्ट है, हैड सजेस्टेड दैट की एन एक्सपर्ट कमिटी। क्या सजेस्ट किया था? अब देखिए जहां भी कहे ना कि ये सजेस्ट किया है, आगे सीधा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ध्यान रखो। इसको सब्जेक्टिव मूड बोलते हैं हम, ध्यान रखिएगा। जब भी सजेस्ट किया है, दैट लगाया है, आगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, इसे सब्जेक्टिव मूड कहा जाता है। तो कह रहा है पिछले महीने एक बेंच जो हेड की गई थी इस व्यक्ति के द्वारा, उसने सजेस्ट किया था, दैट की कंजंक्शन हो गया कि एक एक्सपर्ट कमिटी, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कि एक एक्सपर्ट कमिटी जो है वो कंडक्ट करे कंप्लीट और कॉम्प्रहेंसिव स्टडी। मतलब एक एक्सपर्ट कमिटी जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करे, एक स्टडी यहाँ पे करे, एक अध्ययन यहाँ पे करे। कैसी स्टडी होगी? कंप्लीट होगी और कॉम्प्रहेंसिव होगी। कंप्लीट का पूर्ण होता है, ये भी समग्र होता है, संपूर्ण, सब कुछ मिलाकर। स्वीपिंग, टोटल, कंप्लीट। अब आप कहोगे कंप्लीट तो पहले से ये यहाँ पे कंप्लीट की जरूरत क्या है? तो ये एक प्रकार से हर एक मामले में हर एक बिंदुओं को छूते हुए संपूर्ण, मतलब थरो उसको बोलते हैं, इसलिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसने सजेस्ट किया था कि एक एक्सपर्ट कमिटी है वो एक संपूर्ण या समग्र अध्ययन करे, किसके ऊपर? हिमालय क्षेत्र की वहन क्षमता पर। हिमालय जो क्षेत्र है उसकी वहन क्षमता पर स्टडी करे। फॉलोइंग दिस, इसका अनुसरण करते हुए। फॉलोइंग यहाँ पे हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, दिस मतलब इस बात की बात कर रहा है कि हाँ ये कहा था ना, ये सजेशन है, इसको फॉलो करते हुए द सेंटर हैज प्रपोज्ड, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार की वर्ब हो गई हैज प्रपोज्ड। सेटिंग अप, स्थापित किया जाए। स्टैब्लिश, सेटअप का मतलब क्या होता है? स्टैब्लिश। 13 मेंबर टेक्निकल कमिटी, इन्होंने कहा है कि 13 सदस्य एक तकनीकी समिति बनाई जाए ताकि वो क्या करे, वहां जाके अध्ययन करे, संपूर्ण अध्ययन करे और बताए कि उस क्षेत्र की वहन क्षमता कितनी का, कितना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो मतलब सहन कर पाएगा क्षेत्र। ठीक है, फॉलोइंग दिस, इसका अनुसरण करते हुए। सेंटर हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई हैज प्रपोज्ड। और आपको पता होना चाहिए कि हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है ना। हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है सेटअप करने का, मतलब स्थापित करने का। क्या स्थापित करना है? 13 सदस्य टेक्निकल कमिटी को। कैरिंग कैपेसिटी, अब ये हो गया वहन क्षमता। इज अ कॉन्सेप्ट, ये एक कॉन्सेप्ट है। कैरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है? ये इज हो गई इसकी वर्ब। ए कॉन्सेप्ट, एक धारणा है। डेराइव्ड फ्रॉम, डेराइव का मतलब होता है ऑब्टेन करना या गेट, प्राप्त करना। तो कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता, इसकी वर्ब है इज। वो क्या है? एक कॉन्सेप्ट, एक धारणा है। डेराइव्ड फ्रॉम, जो निकाली जाती है। धारणा कहाँ से मिलती है? फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी, ये मिलती है जनसंख्या जो जीव विज्ञान है उससे। एंड जनरली रेफर्स टू, और सामान्यतया ये रेफर करती है, रेफर का मतलब जिक्र करती है, संकेत करती है किस ओर? क्वांटिटी, मात्रा की ओर। मात्रा किसकी? स्पीसीज की। स्पीसीज मतलब प्रजाति। याद रखो स्पीसीज जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है कई बार। स्पीसीज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होगा। आप चाहे इसे आप सिंगुलर रूप में लें या प्लूरल में लें, दोनों ही सेम है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है जो कौन डराइव करता है? पॉपुलेशन। कहाँ से डराइव होता है? डराइव के साथ में फ्रॉम लगेगा, ये ध्यान रखो आप, है ना। और डराइव के साथ फ्रॉम लगता है तो इन्फर के साथ भी फ्रॉम लगता है, ये बात भी नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। डराइव, इन्फर, है ना, इनके साथ में फ्रॉम लगेगा। इन दोनों का मतलब यही है, निष्कर्ष निकालना, कहाँ से उद्ग्रहित करना, कहाँ से कहीं से प्राप्त करना, है ना। तो क्या कह रहा है? कैरिंग कैपेसिटी जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वहन क्षमता जो है एक ऐसी धारणा है
जो कहाँ से मिलता है, पॉपुलेशन बायोलॉजी से मिलता है। और जनरली ये जिक्र करता है किसका, रेफर के साथ में टू लगता है, ध्यान रखेंगे, किसका जिक्र करता है, क्वांटिटी का, मात्रा का। मात्रा किसकी, एक प्रजाति की। दैट कैन थ्राइव सस्टेनेबली। सस्टेनेबली का मतलब, सस्टेन का मतलब बनाए रखना होता है, मेंटेन करना होता है, एक फिक्स रेट पर, एक निश्चित दर पर बनाए रखना है। इसका मतलब ये स्थायित्व को बताएगा। थ्राइव का मतलब पनपना होता है, इसको आप बोलेंगे फ्लरिश। इसका मतलब क्या होता है, फ्लरिश, पनपना। तो कैरिंग कैपेसिटी एक कॉन्सेप्ट है, कहाँ से डेराइव होता है ये कॉन्सेप्ट की एडजेक्टिव है, ये पोस्ट एडजेक्टिव कहेंगे जब एडजेक्टिव बाद में आता है, कि ये एक ऐसा धारणा है जो प्राप्त होता है पॉपुलेशन बायोलॉजी से, और सामान्यतया जनरली एडवर्ब है, रेफर करता है। तो रेफर्स जो है इसी की वर्ब है कैरिंग कैपेसिटी की। किसको रेफर करता है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी किसकी, स्पीसीज की। स्पीसीज कौन सी, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, स्पीसीज की बात कर रहा है। स्पीसीज की वर्ब कैन थ्राइव है, वो प्रजाति जो पनप सकती है स्थायी रूप से इन अ डिफाइंड इकोसिस्टम, एक परिभाषित पारिस्थितिकी तंत्र में। डिफाइंड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, डिफाइंड परिभाषित, ठीक है। अब डिफाइंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इकोसिस्टम नाउन है। जनरली, सामान्यतया, पॉपुलेशन एक्सीडिंग, सामान्यतया जनसंख्या, जनसंख्या कौन सी, जो ज्यादा है, किससे ज्यादा है वो अगले स्लाइड में आएगा। एक्सीड का मतलब होता है मोर देन। एक्सीड का मतलब क्या होता है, मोर देन, से अधिक होना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो सामान्यतया जो पॉपुलेशन है, एक्सीडिंग कैपेसिटी, जो क्षमता से ज्यादा है, जो वहन क्षमता से ज्यादा है, विल लीड, तो वो पॉपुलेशन क्या करेगी, वो रिजल्ट निकलेगा उसका। लीड टू का मतलब है रिजल्ट इन। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा स्वाभाविक रूप से कमी आएगी। डिक्लाइन में इन लगता है दोस्तों, और फॉल के साथ भी इन लगता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना। डिक्लाइन के साथ भी इन लगता है, फॉल के साथ भी इन लगता है। इससे क्या होगा, इससे सामान्य व्यवहारिक तौर पर नेचुरली डिक्लाइन होगा इन नंबर्स, संख्या में। विटनेस्ड व्हेन ग्रासलैंड्स और ओवरग्रेज्ड और इन्वेजिव स्पीसीज थ्रोटल एग्जिस्टिंग बायोम। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। थ्रोटल का मतलब लिख लो, सप्रेस करना, दमन करना। इसका कुचलना भी होता है। एग्जिस्टिंग का मतलब जो वर्तमान में एक्सटेंट है, अस्तित्व में है। बायोम होता है वो पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है जहां पर एक प्रकार का क्लाइमेट पाया जाता है। स्पीसीज, एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीसीज जिस क्षेत्र में रहती है, उसके चारों ओर का जो वातावरण है, जैसा क्लाइमेट है, जैसा मौसम रहता है, जिस प्रकार की वहाँ की वनस्पति है, जैसे वहाँ पे प्राणी पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं बायोम, ठीक है। इन्वेजिव का मतलब है जो कि इसको रोक पाना मुश्किल है, ठीक है। इन्वेजिव वैसे आक्रामक होता है, घुसपैठ करने वाला होता है, जो जल्दी से फैल जाता है ना, बहुत सारे हर जगह पर, और जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, वो इन्वेजिव है। ओवरग्रेज्ड, ग्रेज मतलब चरना होता है, ओवरग्रेज्ड का मतलब जिस पर पशुओं को ज़्यादा चराया गया है। ग्रासलैंड का मतलब घास के मैदान है। तो फिर समझिए, तो अगर कोई पॉपुलेशन, अब सामान्यतः ये होता है कि अगर जनसंख्या कैपेसिटी से ज़्यादा है तो उसका परिणाम क्या निकलेगा, विल लीड हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसका परिणाम निकलेगा कि कमी आएगी संख्याओं में, ठीक है। एज विटनेस्ड, जैसा कि देखा गया है, जैसा कि विटनेस किया गया है। कब, जब घास के मैदान या वो क्षेत्र जहां पे ज्यादा पशु चराए जाते हैं, और इन्वेजिव स्पीसीज या फिर ऐसी प्रजातियां जो इन्वेजिव है, जो बहुत ही ज्यादा फैल गई हैं, थ्रोटल एग्जिस्टिंग बायोम, वो वहां का जो फिलहाल बायोम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो सिस्टम है, उसको कुचल देता है, ठीक है। ऐसा देखने में आता है, समझ गए। आगे देखिए, अप्लाइंग दीज आइडियाज, ये आइडियाज अप्लाई करके, दीज यहाँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है। इन आइडियाज को अप्लाई करना इन द कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, किस संदर्भ में, ऑफ हिल स्टेशंस एंड हिमालयन स्टेट्स। हिल स्टेशंस या हिमालय क्षेत्र में जो राज्य हैं उनमें। द चैलेंजेस, समझना फिर से, अप्लाइंग दीज आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिल स्टेशंस, इन आइडियाज को हिल स्टेशंस या हिमालयन स्टेट्स में अप्लाई करते हुए, ठीक है। मतलब ये जो आइडियाज हैं, जो विचार हैं, इसको किस संदर्भ में लागू करना है, हिल स्टेशंस या हिमालय क्षेत्र में जो राज्य हैं वहां पर लागू करना जो है। तो चुनौती क्या है, चैलेंज ये है, चैलेंज है बिटवीन बैलेंसिंग राइजिंग पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एंड प्रिकैरियस ज्योग्राफी। क्या क्या है, चैलेंज ये है कि एक तो आपको संतुलित करना है बढ़ती हुई जनसंख्या, एक तरफ तो क्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, आधारभूत ढांचों की आवश्यकता है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए, उनको चलने के लिए सड़क चाहिए,
उनको पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए, ये सब। एंड द प्रिकैरियस ज्योग्राफी, और साथ में खतरे की स्थिति में है भूगोल, पूरी ज्योग्राफी। प्रिकैरियस का मतलब है डेंजरस, या फिर आप इसे कहेंगे अनसेफ, जो असुरक्षित है या इनसिक्योर है। प्रिकैरियस एडजेक्टिव है क्योंकि OUS दे रखा है, जिन वर्ड्स में OUS होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। फिर समझिएगा, मतलब इन आइडियाज को हिल स्टेशंस और हिमालयन स्टेट्स में लागू करना जो है, अप्लाइंग की वर्ब दे रखी है इज बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब है श्योर है, सर्टेन है, निश्चित रूप से ऐसा होगा। अप्लाइंग यहाँ पे जेरेंड है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, पहले के सेशंस में मैंने बताया होगा कि अगर कोई ING फॉर्म सब्जेक्ट बनता है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें ING लगा रखा है और आपने उसको वर्ब सब्जेक्ट माना है, उसको देखकर क्रिया लगाते हो, तो वो वर्बल नाउन है आम बोलचाल की भाषा में। ग्रामर की भाषा में उसी को हम कहते हैं जेरेंड, ठीक है। और जेरेंड अगर ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जेरेंड है, और जेरेंड है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक एक बार ये बीच वाली बात काट दो और यहाँ तक पढ़ो कि इन आइडियाज़ को अगर आप हिल स्टेशंस और हिमालयन स्टेट्स के संदर्भ में यूज करते हैं तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये चैलेंजिंग एंटरप्राइज है, ये एक चुनौती परक। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट है, कार्य है, ऑपरेशन है। प्रोजेक्ट कह सकते हो, ऑपरेशन कह सकते हो, है ना। तो ये एक बड़ा ही चुनौती परक कार्य होने वाला है। बीच में कहा है चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि एक तरफ तो आपको बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, और याद रखो हमेशा कि जब ING फॉर्म में एडजेक्टिव बनता है तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक तरफ तो है बढ़ती हुई जनसंख्या, और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, नीड्स नाउन है। दूसरी तरफ क्या है, प्रिकैरियस ज्योग्राफी। इन दोनों के भी संतुलन स्थापित करना बड़ा चैलेंज है। गोइंग बाय रिसेंट, गोइंग बाय मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, रिसेंट हिस्ट्री, हाल फिलहाल का जो इतिहास है, वर्तमान का जो इतिहास है, उसके चलते या उसको देखते हुए, गोइंग बाय मतलब इसके अनुसार अगर आप हाल फिलहाल का इतिहास देखें, इट इज अनलाइकली, तो ये असंभव है। इट की वर्ब इज है, अनलाइकली एडजेक्टिव का काम करेगा। दैट ए डिसइंटरेस्टेड साइंटिफिक ओपिनियन, डिसइंटरेस्टेड का मतलब है इनडिफरेंट, उदासीन, जिसको कोई लेना देना। दो चीजें, तीन चीजें होती हैं। एक होता है इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसका मतलब आप किसी चीज में रुचि लेते हैं। अगर आप अनइंटरेस्टेड हैं इसका मतलब आप किसी चीज में रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप डिसइंटरेस्टेड हैं तो ना तो आप रुचि लेने वाले क्षेत्र में हैं और ना ही आप रुचि नहीं लेने वाले लोगों के साथ हैं, आप तो न्यूट्रल हैं, आप इनडिफरेंट हैं। ये फर्क है इन तीनों में। ये होता है किसी विषय में रुचि लेने वाला, ये होता है किसी विषय में रुचि नहीं लेने वाला, और इसका कोई लेना देना नहीं, तटस्थ है, ना ये प्लस में है ना ये माइनस में है। ये कहलाता है डिसइंटरेस्टेड, एडजेक्टिव है ये, है ना। तो अगर हाल फिलहाल का इतिहास देखें तो असंभव सी बात है कि कोई उदासीन वैज्ञानिक राय विल बी पैलेटेबल। पैलेटेबल का मतलब लिख लो, पैलेटेबल एडजेक्टिव है भाई, क्योंकि एबल लग रहा है। एबल जिसके लास्ट में लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं, और इसका मतलब है, पैलेटेबल का मतलब है क्या, इसका मतलब है एक्सेप्टेबल। पैलेटेबल का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य, स्वीकार करने योग्य। तो ये असंभव है कि एक उदासीन वैज्ञानिक राय स्वीकार्य होगी। किसको, हर एक हितधारक को। स्टेक होल्डर का मतलब जिसका हित शामिल है। हिमालयन क्षेत्र में रहने वाला हर बंदा जिसका हित शामिल है, इस टॉपिक से संबंध रखता है, वो स्टेक होल्डर हुआ। ठीक है, वो हर एक स्टेक होल्डर के लिए, मतलब प्रत्येक स्टेक होल्डर के लिए वो चीज़ स्वीकार्य होगी। ये असंभव है इन द हिमालयन स्टेट्स, उन राज्यों में जो हिमालय क्षेत्र में आते हैं। समझ गए। तो यहाँ पे साइंटिफिक ओपिनियन जो है इसकी वो विल बी है, पैलेटेबल एडजेक्टिव है। फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स, डिवास्टेटिंग का मतलब निकलो, डिवास्टेटिंग ये एडजेक्टिव है, और मैंने कहा था एडजेक्टिव जो होते हैं अगर ING फॉर्म में हो तो उसे आप क्या कहोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना चाहिए। डिवास्टेटिंग का मतलब है डैमेजिंग, या फिर डिवास्टेटिंग का मतलब है, मतलब नष्ट करने वाला है, डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिख देता हूं, कैटास्ट्रॉफिक कह सकते हो, कैटास्ट्रॉफिक, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन उत्तराखंड इन 2013, 2023 में उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, और बाढ़ कैसी थी, विनाशकारी थी, उस बाढ़ का अनुसरण करते हुए या उसको फॉलो करते हुए द सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था उस बाढ़ के बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैड, अपॉइंटेड, हैड हेल्पिंग वर्ब, अपॉइंटेड मैन वर्ब, पास्ट परफेक्ट।
कमिटी इसका ऑब्जेक्ट है, कमिटी नाउन है। ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, किसकी कमिटी? एक्सपर्ट्स की। किस लिए? इवेल्युएट करने के लिए। इवेल्युएट होता है असेस करना, मूल्यांकन करना। मूल्यांकन किसका करना था? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का क्या रोल है इस स्टेट में, उसका मूल्यांकन करने के लिए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब पन बिजली जो परियोजना है उसकी बात कर रहा है ना। पानी से बिजली बनाने के जो संयंत्र हैं वहाँ पे जो स्थापित किए गए थे उनका क्या रोल है, इसको जांचने के लिए वहाँ पे एक समिति बनाई थी इस बार्ड के बाद में। फॉलोइंग का मतलब यहाँ पे आफ्टर से है। While the committee's reports did influence a reduction in the proposed hydro projects, while है वो कंजंक्शन है, दो ऐसे क्लोजेस को जोड़ता है जो विरोधाभासी हों, विपरीत हों। तो कह रहे यद्यपि जो कमिटी की रिपोर्ट्स है उसने इन्फ्लुएंस तो किया था, डिड इन्फ्लुएंस, डिड लग गया इन्फ्लुएंस से पहले। याद रखो मैन वर्ब से पहले डू डज डिड या तो तब लगते हैं जब नोट लगा रखा हो, या तब लगते हैं जब स्ट्रेस डालना हो, इम्फेसाइज करना हो, जोड़ देना हो। तो ये जोड़ देने के लिए है। तो यद्यपि जो कमिटी की रिपोर्ट्स हैं उस रिपोर्ट्स ने प्रभावित तो किया था, डिड इन्फ्लुएंस रिडक्शन, क्या प्रभाव के डाला था कि जो प्रस्तावित ये प्रोजेक्ट्स थे पन बिजली वाले, उनमें कमी आ गई थी इस रिपोर्ट के बाद में। फिर भी दे फेल्ड टू रेस्ट्रिक्ट, ये असफल रहे। दे किसके लिए आ रहा है? ये रिपोर्ट्स के लिए आ रहा है। ये रिपोर्ट्स हैं वो असफल रही किस चीज में? रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें सड़कों को चौड़ा करने की परियोजना इनके पास थी, उनको ये रोक नहीं पाए। रेस्ट्रिक्ट का मतलब है लिमिट करना, रोकना। इसको आप लिमिट कह सकते हो, इसको आप कन्फाइन कह सकते हो। ये इसको नहीं रोक पाए। एंड द कार्विंग ऑफ द माउंटेन साइड्स, और पर्वत क्षेत्रों में आप देखते हो कि कार्व भी करने पड़ते हैं पत्थरों को, थोड़ा सा मोड़ अगर आ गया सड़कों पर। अगर आप ऐसे क्षेत्रों में गए हैं जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे हिमाचल में अगर आप गए हैं तो आप देखते होंगे कि माउंटेन साइड्स को काट काट कर और रास्ते बनाए जाते हैं, है ना, पत्थरों को काट के रास्ते बनाए जाते हैं। तो उसकी बात कर रहे हैं। इन वेज, रास्तों में, दैट वर डीम्ड अनसुटेबल फॉर द टोपोग्राफी, जो कि माने गए थे। डीम्ड का मतलब है कंसीडर, अनसुटेबल का मतलब अनुपयुक्त। किसके लिए? टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, वहां की जो स्थलाकृति है, वहां की जो जगह की शेप है, उसके लिए ये अनसुटेबल माना गया था। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट्स ने प्रभावित तो किया था कि प्रस्तावित हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रिड्यूस हो गए थे, कटौती उसमें हो गई थी। रिडक्शन जो है रिड्यूस से बनता है। फिर भी ये रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट जो थे या माउंटेन साइड्स को कार्व अप करने की जो योजनाएं थी रास्तों में, वो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए, जो कि ऐसा माना गया कि टोपोग्राफी के लिए अनसुटेबल हैं, मतलब अनुपयुक्त हैं। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।